कभी सोचा है कि साउथ इंडिया में इतिहास जैसा हम उसे जानते हैं उसकी शुरुआत आखिर कब और कैसे हुई? इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है संगम युग में। ये वो समय था 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी के बीच का, जब साउथ इंडिया की लिखित कहानी ने पहली बार करवट ली। लेकिन एक मिनट, अगर यहाँ से हिस्टोरिकल पीरियड यानी कि इतिहास का लिखा पढ़ा दौर शुरू हुआ तो इससे पहले क्या था? मतलब अचानक से तो सब शुरू नहीं हो गया होगा, राइट? तो इससे ठीक पहले था मेगालिथिक पीरियड। ये एक प्री हिस्टोरिक युग था जिसके बारे में हमें बस बड़े बड़े पत्थरों से बने मॉन्यूमेंट्स से ही थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। तो सोचिए, उस प्री हिस्टोरिक दौर की खामोशी से एक ऐसी सभ्यता तक का सफर जहां पोएट्री लिखी जा रही थी, बड़े बड़े राजा राज कर रहे थे और समुंदर के पार विदेशों से ट्रेड हो रहा था। बस यही रोमांचक सफर हमें लाता है संगम युग की दहलीज पर। इस सफर में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इस युग का नाम संगम क्यों पड़ा, एक ऐसी बात जो इसे बाकी हिस्ट्री से बिल्कुल अलग बनाती है। फिर हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ शब्दों और कविताओं से एक पूरा इतिहास खड़ा हो गया। उसके बाद मिलेंगे उस दौर के 3 महान राजवंशों से, चेरा, चोला और पांड्या। फिर पर्दा उठाएंगे वहां के आम लोगों की जिंदगी से, उनकी सोसाइटी और इकोनॉमी से, और आखिर में समझेंगे कि वो हमारे लिए क्या विरासत छोड़ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये नाम संगम, आखिर ये आया कहाँ से? देखिए, ये किसी राजा या किसी एम्पायर का नाम नहीं है जैसा कि अक्सर होता है, और इसकी पूरी कहानी ना इसके नाम में ही छिपी है। संगम का सीधा सा मतलब है एक असेंबली या एकेडमी। बेसिकली ये तमिल पोएट्स की सभाएं थी जो मदुराई के पांड्या राजाओं के पैट्रोनेज में होती थी। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, एक पूरा का पूरा युग, एक पूरी सिविलाइजेशन का नाम राजाओं पर नहीं, लड़ाइयों पर नहीं, बल्कि पोएट्स की मीटिंग्स पर रखा गया। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। ये बताता है कि उस समाज में लिटरेचर, आर्ट और नॉलेज को कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। तमिल ट्रेडिशन के हिसाब से ऐसी 3 महान संगम असेंबलीज हुई थी। पहली वाली में तो कहते हैं कि देवता और ऋषि मुनि शामिल थे, जिसका कोई भी लिटरेरी वर्क आज मौजूद नहीं है। दूसरी संगम का सिर्फ एक ग्रंथ बचा है जिसका नाम है तोल्काप्पियम, और ये सिर्फ एक ग्रामर की किताब नहीं है, बल्कि उस दौर के समाज का आईना भी है। और हाँ, तीसरी संगम से ही हमें वो सारी अनमोल कविताएं मिली हैं जिनके दम पर हम आज इस पूरे युग को समझ पाते हैं। मतलब जो कुछ भी बच गया ना, वो बेहद कीमती है। तो अब हम बनेंगे इतिहास के जासूस, और हमारे सुराग वो हैं ये ग्रंथ और ये कविताएं। चलिए देखते हैं कि ये शब्द हमें उस दौर की कैसी कहानियां सुनाते हैं। तो ये हैं उस दौर के कुछ सबसे बड़े लिटरेरी वर्क्स। आई नो इनके नाम शायद नए लगे, तो चलिए आराम से देखते हैं। सबसे पहले तोल्काप्पियम, जो सबसे पुराना तमिल ग्रामर का ग्रंथ माना जाता है। फिर हैं एत्तुथोगाई और पट्टू पट्टू, जो बेसिकली 8 और 10 कविताओं के कलेक्शंस हैं। फिर आता है पटिनिन किल्कानाकू, जिसमें मशहूर थिरुकुराल भी शामिल है, जिसे तमिल वेदा भी कहते हैं। और लास्ट में 2 महान एपिक्स, सिलापथ्यकरम और मणिमेगालाई। इन्हीं ग्रंथों ने द्रविडियन लिटरेचर की नींव रखी, एक ऐसी विरासत जो आज भी जिंदा है। अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इन हजारों कविताओं को ना सिर्फ 2 मेन थीम्स में बांटा जाता था। एक था अघम, जिसका मतलब है प्यार, परिवार, रिश्ते, यानी इंसान की इनर वर्ल्ड, और दूसरा था पुरम, जिसका मतलब है युद्ध, बहादुरी, सोसाइटी, यानी बाहरी दुनिया। तो एक तरफ घर के अंदर की बातें, तो दूसरी तरफ युद्ध के मैदान की। इस तरह इन कविताओं ने लोगों की पर्सनल और पब्लिक दोनों लाइफ्स की एक ऐसी कंप्लीट तस्वीर बना दी जो शायद ही कहीं और देखने को मिलती है। तो सवाल ये है कि इन कविताओं में कहानियां आखिर हैं किसकी? जो पुरम कविताएं हैं ना, उनमें जिक्र है उस समय के 3 महान राजवंशों का, चेरा, चोला और पांड्या। सही मायनों में ये इस युग के सेंट्रल कैरेक्टर्स थे, जिनकी शान और टकराव की दास्तान इन शब्दों में हमेशा के लिए अमर हो गई। ये टेबल इन तीनों शक्तियों को एक साथ दिखाता है, और देखिए कैसे हर राजवंश का अपना अलग चिन्ह था। चेरा का धनुष बाण जो उनकी मिलिट्री पावर को दिखाता है, चोला का टाइगर उनकी शान और शौकत का प्रतीक, और पांड्या की मछली जो उनके समुद्री ट्रेड और दौलत को दर्शाती है। ये सब सिंबल्स नहीं थे, ये उनकी पहचान थे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चेराज की। ये आज के केरला और तमिलनाडु के वेस्टर्न कोस्ट पर राज करते थे। इनका ना रोमन्स के साथ ट्रेड कमाल का था।
इनके सबसे महान राजा थे सेंगुतुआन, जिनकी बहादुरी का जिक्र सिल्लापतकारम एपिक में भी मिलता है। और एक फैक्ट सुनिए, ये साउथ इंडिया से चाइना में अपना दूत मंडल भेजने वाले पहले राजा थे। जस्ट इमेजिन, उस जमाने में ग्लोबल डिप्लोमेसी। फिर आते हैं चोलाज, जिनका कंट्रोल कावेरी नदी के सुपर फर्टाइल डेल्टा पर था। इनके पास एक बहुत पावरफुल नेवी थी और इनके सबसे फेमस राजा थे करिकाला। उन्होंने न सिर्फ वेन्नी की लड़ाई में चेरा और पांड्या दोनों को एक साथ हराया, बल्कि कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध भी बनवाया। एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के लिए ये कितना बड़ा काम था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक असली विजनरी फॉर श्योर। और आखिर में हैं पांड्या, जिन्होंने मदुरई से राज किया। और इनके बारे में सबसे क्रूशल पॉइंट यह है कि इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मिलिट्री नहीं बल्कि कल्चरल था। जी हां, इन्होंने ही उन तमिल संगम्स को पेट्रोनेज दिया जिनके नाम पर यह पूरा युग है। उनका पोर्ट कोरकई मोतियों के लिए, पर्ल फिशरी के लिए दुनिया भर में मशहूर था। इनकी सबसे बड़ी लेगेसी वही कविताएं हैं जिनकी हम आज बात कर रहे हैं। ओके, तो राजाओं और लड़ाइयों से हटकर अब थोड़ा आम लोगों की बात करते हैं, क्योंकि आखिर इतिहास सिर्फ राजाओं से तो नहीं बनता, आम लोगों से बनता है। तो ये कविताएं हमें उस समय की सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में क्या बताती हैं? तोल्कापियम में ना जमीन को 5 हिस्सों में बांटा गया है, जिसे थिनाई कहते हैं। और ये क्लासिफिकेशन सिर्फ ज्योग्राफी पर नहीं बल्कि लोगों के काम धंधे पर भी बेस्ड है। जैसे पहाड़ी इलाके में शिकार, चरागाहों में पशुपालन, खेती की जमीन पर किसानी, कोस्टल एरियाज में मछली पकड़ना और रेगिस्तानी जमीन पर रॉबरी। इंटरेस्टिंग राइट? ये क्लासिफिकेशन दिखाता है कि वो लोग अपने एनवायरनमेंट से कितने गहरे जुड़े हुए थे। चलिए समाज की कुछ और ग्लिम्सेस देखते हैं। कविताओं से पता चलता है कि औरतों का काफी सम्मान था और अवैयर जैसी कई महिला पोएट्स भी थीं। यही नहीं, उन्हें अपना लाइफ पार्टनर चुनने की आज़ादी थी, जो उस जमाने के लिए काफी प्रोग्रेसिव बात थी। वहां के प्राइमरी डीएटी थे द लॉर्ड मुरुगन। और एक बहुत ही यूनिक चीज थी, युद्ध में शहीद हुए योद्धाओं के सम्मान में हीरो स्टोन्स या नदुकल की पूजा करना। और इकोनॉमी? वेल, वो तो पूरी तरह से ट्रेड पर चल रही थी। यहां से कपास के कपड़े, मसाले, खास करके काली मिर्च, जिसे ब्लैक गोल्ड भी कहते थे, मोती और कीमती पत्थर सीधे रोमन एम्पायर जाते थे। और बदले में वहां से क्या आता था? घोड़े, ढेर सारा सोना और मीठी शराब। बेसिकली एक ग्लोबल मार्केटप्लेस था जिसका सेंटर साउथ इंडिया था। और इसका सबूत सिर्फ कहानियां नहीं है। पूरे तमिलनाडु में रोमन एम्परर्स जैसे ऑगस्टस और नीरो के सोने और चांदी के सिक्कों के ढेर मिले हैं। ये सॉलिड प्रूफ है जो बताता है कि ये ट्रेड आखिर कितना बड़ा और प्रॉफिटेबल था। लेकिन हर कहानी का, हर युग का एक अंत होता है। तो संगम युग कैसे खत्म हुआ और इसने अपने पीछे हमारे लिए क्या छोड़ दिया? चलिए इस दास्तान के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। 3rd सेंचुरी एडी के आसपास कलाभरस नाम के एक कबीले के आक्रमण के साथ इस युग का अंत हो गया। लेकिन इसकी लेगेसी, इसकी विरासत हमेशा जिंदा रही। पहली लेगेसी, इसने साउथ इंडिया के समाज, राजनीति और इकोनॉमी की फाउंडेशन रखी। दूसरी, इसने द्राविडियन लिटरेचर को जन्म दिया, एक क्लासिकल हेरिटेज जो आज भी तमिल कल्चर का गौरव है। और तीसरी और सबसे खास लेगेसी, ये इतिहास का एक अनोखा दौर है जिसे हम लगभग पूरी तरह उसकी पोइट्री से समझते हैं। तो एक युग जो लगभग पूरी तरह से सिर्फ कविताओं से जाना जाता है, वो हमें आज क्या सिखा सकता है? शायद यही कि शक्ति, शासन और बड़े-बड़े एम्पायर्स वक्त के साथ ढल जाते हैं, लेकिन कहानियां, कविताएं और शब्दों में कही गई बातें वो हमेशा जिंदा रहती हैं। वो एक पूरी सभ्यता को जिंदा रख सकती हैं। इसके बारे में सोचिए। ऐसे ही और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल तरीके से समझने के लिए सब्सक्राइब करें।